नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीड साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ में फिजिक्स में अपन प्रकाश के टॉपिक तक आ चुके हैं और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ध्वनि का टॉपिक। ठीक है, ध्वनि का टॉपिक रहेगा जिसमें दो पार्ट में अपन ध्वनि को कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में अपन 25 प्रश्न करने वाले हैं। ध्वनि का पार्ट फर्स्ट रहने वाला है और ये प्रश्न आपके राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी किताबों से निश्चित तौर पे तैयार किए गए हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बिल्कुल अच्छे स्तर के प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, आपके रीट के परीक्षा में आने योग्य प्रश्न हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर आपको पसंद आए मैटर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पहला आपका प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? लोहे की छड़ में, पानी में, हवा में या निर्वात में? तो देखिए, ध्वनि जो होती है मित्रों उसका संचरण संभव नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो ध्वनि का संचरण देखिए लोहे की छड़ में होता है बिल्कुल निश्चित तौर पे, और पानी में, हवा में, इनमें सब में ध्वनि का संचरण होगा। लेकिन किसमें ध्वनि का संचरण नहीं होता? तो मित्रों, निर्वात जो होता है उसमें ध्वनि का संचरण नहीं होता है। प्रकाश की तरंगों का संचरण हो सकता है लेकिन ध्वनि तरंगों का संचरण निर्वात में नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पे आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी कण या वस्तु के माध्य स्थिति के ऊपर नीचे यानी इर्द गिर्द गति करने को कहते हैं? कंपन कहते हैं, आयाम कहते हैं, आवर्ती कहते हैं, आवर्तकाल? तो देखिए, इसको बोलेंगे कंपन। एक कण मान लीजिए यहाँ मान सकते हैं आप, ये इसकी माध्य स्थिति यहाँ पर, इधर इसने कंपन करके इधर आया, फिर इधर चला गया, है ना, वापस माध्य स्थिति पर आया, माध्य स्थिति से यहाँ इस प्रकार से इसने कंपन किया। तो ये जो गति है अपनी माध्य स्थिति के चार इर्द गिर्द की जो गति है वो आपकी कंपन गति कहलाएगी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला आपका प्रश्न नंबर 3, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल होती है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मित्रों ध्वनि की जो चाल मानी जाती है वो 331 मीटर प्रति सेकंड मानी जाती है, आपकी किताब में दी गई है। द ऑप्शन सही होगा। अगला आपका प्रश्न, एक कंपन में लगे समय को कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को कहते हैं, आवर्ती कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे, या आयाम कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए, इसको अपन बोलेंगे आवर्तकाल। ठीक है, एक कंपन में लगा जो समय है वो क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। और आवर्तकाल जो होता है वो क्या होता है आपका? आवर्ती का जो वो उल्टा होता है, ये भी याद रखिएगा, आवर्ती का उल्टा होगा। अगला आपका प्रश्न है, दो व्यक्ति चंद्रमा पर गए लेकिन आपस में बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक दूसरे से नाराज हैं। 2, उनका वजन घट गया है इसलिए बोला नहीं जा रहा है। 3, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए ध्वनि का संचरण नहीं होता। और 4 है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। तो देखिए मित्रों, इसका जो सही उत्तर रहेगा वो आपका देखिए क्या रहेगा। इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए वहाँ ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए, अपन पहले ही प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि ध्वनि का संचरण निर्वात में संभव नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। ठीक है, कंपनों की संख्या, एक सेकंड में किए गए कंपनों की जो संख्या है उसको अपन क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसको मित्रों अपन क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसको आवर्ती बोला जाएगा। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आवर्ती का मात्रक क्या है? जूल, हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकंड या सेकंड? तो मित्रों, इस प्रश्न का आपका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, हर्ट्ज। आवर्ती का जो मात्रक है वो हर्ट्ज होता है, एच और जेड। ठीक है, तो हर्ट्ज इसका मात्रक होगा। अगला प्रश्न, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवर्ती पर, आयाम पर, आवर्तकाल पर या सभी पर? तो देखिए, जो प्रबलता होती है वो आयाम पे डिपेंड करेगी, लेकिन जो तारतम्य होता है, तीक्ष्णता जिसको अपन बोले एक प्रकार से, वो आवर्ती पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन 1 जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता के लिए सही है? एक मात्रक इसका डेसिबल, दूसरा निर्भरता आवर्ती पर। तो देखिए, निर्भरता जो प्रबलता की है वो आवर्ती पर नहीं होती है। आवर्ती पर किसकी निर्भरता होती है? तारतम्य की होती है मित्रों। ठीक है, और आगे मात्रक इसका डेसिबल, निर्भरता आयाम पर। तो निश्चित रूप से यही सही उत्तर होगा। आगे देखिए, मात्रक डेसिबल, निर्भरता आवर्तकाल पर, तो ये भी नहीं होगा।
मात्रक हर्ट्ज और निर्भरता आवृत्ति पर, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मात्रक तो इसका ध्वनि की प्रबलता का जो मात्रक है वो डेसिबल होगा, और निर्भरता किस पर रहेगी, इसकी आयाम पर डिपेंडेंट रहती है प्रबलता। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से ध्वनि के लिए असत्य कथन है। 1, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। 2, मानव वाक तंतुओं के, यहाँ पे फिर कंपनियों लिख दिया, कंपनों द्वारा, ठीक है, कंपनों द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न कर पाता है। 3 है, दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। और 4, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे आपका सही जो उत्तर रहेगा वो रहेगा दाब बढ़ने पर। दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। तो ये बिल्कुल असत्य कथन है। क्यों असत्य है? क्योंकि दाब का कोई प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही होगा। क्योंकि यहाँ लिखा है दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। दाब का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है ध्वनि पर। बाकी ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, बात सही है, ताप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। अतः ऑप्शन 3 इसका सही विकल्प रहेगा। अगला आपका प्रश्न, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा 996 मीटर प्रति सेकंड, 664 मीटर प्रति सेकंड, 166 मीटर प्रति सेकंड या 332 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए मित्रों, प्रश्न क्या है कि ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दुगुना कर दे, तो अपन जानते हैं दाब का तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है वायु के ऊपर, वायु के वेग पर, तो निश्चित तौर पे दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गति वही रहेगी 332 मीटर प्रति सेकंड की। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, तनी हुई रस्सी में संचरित तरंगे या 2 व 3 दोनों। तो मित्रों, इस प्रश्न का आपका आंसर क्या रहेगा? तनी हुई रस्सी में संचरित तरंगे जो हैं वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। ठीक है, तनी हुई रस्सी में संचरित जो तरंगे रहेंगी वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे रहेंगी। बाकी जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं, आपकी स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे हैं, वो किस प्रकार की होती हैं? आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे वो आपकी रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 जो वो सही यहाँ पे रहेगा। अगला आपका प्रश्न, वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन होते हैं कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग या पराबैंगनिक तरंग। तो जिसमें संपीड़न विरलन होगा, ऑप्शन नंबर 3 अनुदैर्ध्य तरंग कहलाएगी। अगला प्रश्न, अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं ठोस व गैस में, ठोस व द्रव में, गैस व द्रव में या ठोस, द्रव व गैस तीनों में। तो मित्रों, इसका उत्तर रहेगा ठोस, द्रव व गैस तीनों में जो है अनुदैर्ध्य तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन द सही होगा। अगला प्रश्न, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन तरंग की दिशा में होता है, तरंग की दिशा के लंबवत होता है, कण कंपन नहीं करते, या तरंग की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर होता है। तो देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगे एक प्रकार से कंपन करते हैं, इसमें कण जो कंपन करते हैं इस प्रकार से, ये कण इससे टकराए, ये टकराए, ये वापस आएगा ना, इस प्रकार से कंपन गति, इस प्रकार से गति जो वो चलती इसमें रहती है। तो लंबवत अगर चलेगी तो फिर तो वो तो क्या है, किस प्रकार की गति आपकी हो जाएगी भाई, ये कण है लंबवत गति कर रहा है अगर ये, तब ये तो आपकी आपका अनुदैर्ध्य तरंग न रह करके अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग का पूछा है, तो वो तो आपकी जिस दिशा में तरंग की जो दिशा है उसी दिशा में जो वो कणों का कंपन होगा। तो ऑप्शन ए जो हो वो सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा। अगला प्रश्न है कि घड़ी की सुइयों में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? 1 घंटा, 24 घंटे, 12 घंटे या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर सीधा सीधा 12 घंटे हो जाएगा भाई। 12 के ऊपर मान लीजिए घंटे वाली सुई है घड़ी में, 12 बजे के ऊपर है घंटे वाली सुई, तो ये ठीक 6 घंटे के बाद 6 के ऊपर आएगी और 6 घंटे के बाद वापस 12 पर ये सुई आ जाएगी। तो आवर्तकाल यानी कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ठीक है, तो ऑप्शन से सही होगा यहाँ पे। अगला आपका प्रश्न, एक तरंग की चाल 350 मीटर प्रति सेकंड है तथा तरंग दैर्ध्य 50 सेंटीमीटर है, तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात करो। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे बड़ा ही आसान सा है कि तरंग समीकरण अगर आपको पता है तो इस प्रश्न का आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तरंग समीकरण क्या कहता है?
तरंग समीकरण कहता है कि तरंग वेग जो है, तरंग वेग बराबर किसके होता है, तरंग वेग बराबर होता है आपकी आवर्ती और गुणा में तरंग दैर्ध्य के बराबर आपका होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे मान पुटअप कर देंगे। तरंग वेग जो है वो आपको दे रखा है 350 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 350 है, इसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे, सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और बराबर में किसके है, आवर्ती अपने को फाइंड आउट करनी है। और तरंग दैर्ध्य आपको मित्रों कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। भाग लगाएंगे तो आवर्ती का मान कितना आएगा, देखिए भाग लगा देंगे, इधर 35,000 और बटा में आपका 50, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 7 35, कितना आया, 700 आया। तो 700 हर्ट्ज आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होगा, तो 700 हर्ट्ज की आवर्ती होगी। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, कंपन करती एक वस्तु का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, तो वस्तु के कंपन की आवर्ती होगी। तो देखिए आवर्तकाल और आवर्ती एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी आवर्ती को मैं लिखना चाहूँ, आवर्ती बराबर क्या होता है, आवर्ती बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल, या फिर आवर्तकाल अगर पूछे तो वो होता है 1 बटा आवर्ती, क्योंकि एक ही बात है भाई, आवर्तकाल इधर चला जाएगा तो आवर्ती नीचे आ जाएगी। तो देखिए आवर्ती का मान फाइंड आउट करना है, यानी 1/0.02। अब इसको अपन हल करेंगे, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे और बटा में 2 रह जाएगा, यानी 50 हर्ट्ज इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर स इस प्रश्न का सही आंसर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़े। मानव सर्वैता सीमा होती है, तो मानव सर्वैता सीमा कितनी होती है, सब लोगों को पता है, ऑप्शन ब सही है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज भी इसको बोलते हैं। 20,000 हर्ट्ज बोल दो या 20 किलो हर्ट्ज बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज जो होता है वो आपका 1000 हर्ट्ज के बराबर साथियों रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ब यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारे कान तक ध्वनि कम से कम कितने समय बाद पहुंचनी चाहिए, 0.15 सेकंड बाद, 0.5 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद। तो देखिए इसका उत्तर क्या रहेगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारे कान तक ध्वनि कम से कम कितने समय बाद पहुंचनी चाहिए। तो मित्रों इसका उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन ए, 0.15 सेकंड। ठीक है, 0.15 सेकंड का इसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका रहेगा। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है, अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगों की आवर्ती है, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगों की आवर्ती है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में आपकी जो तरंगें प्रयुक्त होती हैं वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की, ठीक है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगें होंगी। तो ऑप्शन द यहाँ पे सही होगा। अगला आपका प्रश्न है कि माध्यम में तरंग की आवर्ती बढ़ने पर एक उसकी तरंग दैर्ध्य से कम हो जाती है, 2 उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाती है, 3 है उसका तारत्व, तत्व नहीं तारत्व, ठीक है, क्या तारत्व, तारत्व कम हो जाता है, 4 उसकी तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा आपका, इस प्रश्न का आंसर रहेगा उसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। माध्यम में तरंग की आवर्ती बढ़ने पर जो है वो तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए तरंग वेग अपन जानते हैं, तरंग वेग क्या बोलता है, तरंग समीकरण जो वो बोलता है तरंग वेग बराबर आपका होता है आवर्ती गुणा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। तो तरंग दैर्ध्य यहाँ पे अपन देखें तो देखिए जैसे आवर्ती बढ़ने पर क्या हो जाएगा, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य गुणा में ही इधर, लेकिन ये इस साइड में आएगा तो आवर्ती इधर आएगी नीचे, और जैसे ही आवर्ती का मान बढ़ा देंगे तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से सही है, तरंग का वेग माध्यम में नियत रहता है, 2 तरंग का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, 3 ध्वनि की तीव्रता का संबंध उसकी ऊर्जा से है, और 4 उपरोक्त सभी। तो देखिए सही आपको बताना था, तो तरंग का वेग माध्यम में नियत रहता है, तो ये भी ठीक है, तरंग का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, ये भी सही है,
ध्वनि की तीव्रता का संबंध उसकी ऊर्जा से है, यह भी सही है। तो ऑप्शन 4 इसका उत्तर आपका रहेगा। अगला प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता का संबंध इनमें से किससे नहीं है? ध्वनि के आयाम से, माध्यम से, संवेदनशीलता से, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इसका उत्तर रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए आयाम पर डिपेंड करता है, प्रबलता माध्यम पर भी करेगी, संवेदनशीलता पे भी डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही फिर इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, सांप रेंगते समय कौन सी तरंगों का प्रयोग करता है? अपसर्वे, अवसर्वे, अप भी बोलते हैं इनको, अपसर्वे या अवसर्वे एक ही बात है। अवसर्वे तरंगे, परासर्वे तरंगे, सर्वे तरंगे या उपरोक्त सभी? तो मित्रों सांप के द्वारा रेंगते समय जो तरंगे प्रयुक्त की जाती हैं वो अपसर्वे या अवसर्वे तरंगे कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर रहेगा। देखिए 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि भी मनुष्य नहीं सुन पाता है, तो वो वाली ये तरंगे हैं। और 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि भी मानव नहीं सुन पाता है, ये परासर्वे तरंगे हैं जो सुनने की क्षमता से बाहर हैं। सर्वे तरंगे इन दोनों के बीच की तरंगे, हर्ट्ज की तरंगे रहेंगी, ठीक है, वो मनुष्य सुन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान में रखिएगा इनको, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न। और ये 25 प्रश्न थे, 24-25 प्रश्न और अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। लगभग 49-50 प्रश्नों को अपन करेंगे ध्वनि में। किसी प्रश्न में कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको मैटर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।